यस सर। तो आप बातचीत कर रहे थे कि बच्चों को अगर अंग्रेजी सीखना है तो उनको एल LRSW। LSRW, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। यस सर। सर हमारे एक मित्र हैं, वो बोल रहे थे कि चूंकि जब हम कक्षा में होते हैं तो तीन प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, एक थोड़ा सा अ, अ, एक स्लो होते हैं, एक फास्ट होते हैं, और एक बीच वाला होता है। तो आज यदि अगर क्लास में स्लो लर्नर है तो उसको हम कैसे सिखा सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर को? अच्छा, काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है। लिटरेचर अगेन, बात वही करूंगा। जब लिटरेचर की बात आती है ना, तो लिटरेचर सिखाने वाली नहीं, महसूस कराने वाली चीज है। जी एस्थेटिक सेंस जब आप डेवलप करेंगे ना, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बच्चा अगर स्लो लर्नर है, आप चूंकि स्पेशल एजुकेशन वाले फॉर्मेट में भी आपने पढ़ाई की है, इंक्लूसिव सेटअप में भी आपने पढ़ाई की है, तो आपको पता होगा। जैसा आपने तीन लेवल बताया, उसमें स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, एक मॉडरेट लर्नर होता है बीच वाला, जी। या मीडियम लेवल का लर्नर होता है। तो हर क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि स्लो लर्नर जो है ना, वो खास करके जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उसमें लर्निंग उसकी स्लो होती है। जरूरी नहीं है कि अदर सब्जेक्ट्स में अगर वो स्लो लर्नर है तो लिटरेचर में भी स्लो लर्नर होगा। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ साइंस में बिल्कुल मन नहीं लगता, लेकिन लिटरेचर में खूब मन लगता है। यस सर। लिटरेचर अगेन वही बात करूंगा, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारे देश में केवल सब्जेक्ट या लिटरेचर नहीं रह गया, इट हैज बिकम अ स्किल। तो एक अलग कैटेगरी में आ जाती है इंग्लिश। ग्रामेटिकल चीजें, ग्रामर की, व्याकरण की चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं बच्चों के लिए। तो अब जब उस लेवल पर जाएंगे, लिटरेचर की बात नहीं कर रहा, लैंग्वेज सिखाने की बात कर रहा, इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करेंगे, तो वहां पर तो ऑब्वियस है। शायद आपको मालूम हो ना हो, स्पेशल एजुकेशन के सेटअप में IEP बनाया जाता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। तो जिस लेवल का बच्चा है उस हिसाब से उसकी प्लानिंग करते हैं हम। बात वही होती है ना, जैसे अगेन फिर उदाहरण आएगा घर से निकल करके, कि किसी को अगर आप खाना खिलाना है, मान लीजिए कि आपको उसको 10 चम्मच खिलाना है, तो अगर बच्चा छोटा है तो आप पूरा चम्मच भर के तो उसको खिलाएंगे नहीं, उसका कौर जो है वो आप छोटा छोटा करके खिलाएंगे, छोटा छोटा करके खिलाएंगे, वो खा लेगा, है ना। यस तो सर। बस वही बात है, जो बड़ी पढ़ाई है, जो बड़ा टॉपिक है, उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, उसके हिसाब से उससे डील करिए, उसको पढ़ाइए। जैसे कई बार होता है, इवन कॉलेज में क्लास लेते वक्त जब मैं कोई डिफिकल्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा होता हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि 40 मिनट की पूरी क्लास में मैं केवल वो पढ़ाई की बात नहीं करता, क्योंकि अगर लगातार मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा 40 मिनट, तो कंटेंट ज्यादा डिलीवर हो जाएगा लेकिन चीजें समझ में कम आएंगी। तो एक समय के बाद मैं ब्रेक लगा देता हूँ, मैं बोलता हूँ अब इससे ज्यादा अगर पढ़ा दूंगा तो अपच हो जाएगा। तो और बातें करने को होती है, तो वो बातें आप कर लेते हैं, या कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवा लेते हैं बच्चों से। पहली बात तो ये है कि कभी भी अगर आप किसी को कुछ सच में सिखाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है बेस्ट तरीका होता है लर्निंग वाइल डूइंग, यानी करके सीखना। हमारे एक प्रोफेसर थे हमारे BHU में, प्रोफेसर पटनायक, दीप्ति रंजन पटनायक, DR पटनायक, एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, अ गुड टीचर मेक्स बैड स्टूडेंट एंड अ बैड टीचर मेक्स गुड स्टूडेंट। जो अच्छा शिक्षक होता है वो खराब विद्यार्थी बनाता है, और जो खराब शिक्षक होता है वो अच्छे विद्यार्थी बनाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि खराब शिक्षक कुछ पढ़ाता ही नहीं है। इसका मतलब ये है, जो शिक्षक गुड होता है सारा काम खुद ही कर लेता है। तो जब सब आप ही कर लेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? तो होना ये चाहिए कि अ टीचर मस्ट बिहेव लाइक अ फैसिलिटेटर। एक टीचर को फैसिलिटेटर बनना चाहिए, एक रास्ता रास्ता दिखाने वाला बनना चाहिए, पथ प्रदर्शक टाइप का। सब कुछ खुद करके नहीं बताना है, आपको केवल रास्ता बताना है, उस पर बच्चे को खुद चलना होगा। जैसे आप ग्रामर का कोई टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं, तो कई बार बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं हो रहा है। खास करके जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्या होता है, मैथ्स का क्वेश्चन कोई आपके सामने आया,
थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का रहेगा, तो पहली बार आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा ये तो मुझसे लगेगा ही नहीं। लेकिन उसी क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ोगे तो थोड़ी बात समझ में आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो आपके सामने है एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है, ये समझने के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना होता है, तो उसके लिए आपको सामने वाले को समय देना पड़ेगा। तो जो भी स्लो लर्नर हैं, तो नाम से ही क्लियर है, स्लो सीखेंगे यानी समय ज्यादा लेंगे, तो यू विल हैव टू गिव देम मोर टाइम। और इसी के लिए आजकल इंटर कॉलेज लेवल पर माध्यमिक शिक्षा की तरफ से समग्र शिक्षा अभियान के तहत रेमेडियल टीचिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि नवोदय जैसे विद्यालयों में ये सब चीजें बहुत पहले से हैं, कि जो स्लो लर्नर्स हैं उनके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम देकर के उनको कैसे सिखाएं। तो डिपेंड करता है कि उसका लेवल क्या है। जैसे एक लेवल के कुछ स्लो लर्नर्स ज्यादा हैं क्लास में, तो उनकी एक अलग क्लास आप लेकर के उनसे चीजें डील कर सकते हैं। या एक दो बच्चे ऐसे हैं तो उनसे पर्सनली आप मिल लीजिए, आप स्टाफ रूम में बैठे हैं खाली समय में उनको बोल दीजिए आकर के मिल लें। या किसी बच्चे को परेशानी है तो पहले से बता दें कि बेटा जब हम खाली रहें, आपको जब जरूरत लगे तो आकर के हमसे मिल लीजिए। यही तरीका होता है सिखाने का, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो। लेकिन फिर वही बात है कि लिटरेचर लिटरेचर इज नॉट अ साइंस, है ना। हाँ, लैंग्वेज की बात करेंगे, उसमें टेक्निकल चीजें हैं तो उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा चाहिए होता है। यस सर। सर अगला सवाल है कि आप कक्षा में इंग्लिश भाषा के प्रति अ, एक जिज्ञासा या रुचि पैदा कराने के लिए क्या प्रयास करते हैं सर? कैसे? क्योंकि आज का दौर है ऐसा है कि लोग इंग्लिश से पीछे हटते हैं। लोग मतलब नहीं सीखना चाहते हैं। इंग्लिश के क्लास में सोते हैं या फिर उनको बोरियत महसूस होती है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं प्रयास? अब पहली बात, आपने सब बात सही कही, लेकिन वो जो बोल दिया आज के दौर में, ये बात गलत है। आज के दौर में ऐसा नहीं है। जो भी सोता है या बोर होता है, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में अगर कोई सो रहा है या बोर हो रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उसको वो चीज समझ में नहीं आ रही। या जी। दूसरी बात, उस बच्चे का या सीखने वाले का स्तर वैसा है कि उसको उस चीज का महत्व पता नहीं है। जी। इसीलिए हमेशा जब भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला टीचर क्लास में पहली बार जाता है, तो उसका ये दायित्व तो बनता है कि वो जाते जाते ही बता दे कि ये पढ़ना क्यों है, ये पढ़ना जरूरी क्यों है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। तो अगर सामने वाले को उसका महत्व पता रहेगा तो उसको वैसा महसूस नहीं होगा, है ना। तो आज की जनरेशन ऐसा नहीं है, आज की जनरेशन को बहुत अच्छे से पता है इंग्लिश की सर इम्पोर्टेंस। आज की ये अगर बात छोड़ दें अलग तो है। सर अगर आज की छोड़ दें तो हम कैसे रुचि वही पैदा करें अंग्रेजी के हाँ प्रति? बिल्कुल, बात कर रहे हैं, हाँ। ओके बिल्कुल ओके। बिल्कुल समझा रहा हूं मैं। ओके सर। तो उसमें ये है कि किसी को भी जब आप रुचि पैदा करना चाह रहे हैं तो जरूरत है कि उसको आप उस चीज की इंपॉर्टेंस समझाएं, उसका महत्व समझाएं। तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि हाँ, लेकिन साथ में मैं बता दूं आपको कि रुचि तो मैं पैदा करता हूं, लेकिन साथ में ये भी बोलता हूं कि इस भाषा का गुलाम नहीं बनना। ऐसा नहीं है कि आपको अंग्रेज बनना है, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी को पीछे रखना है और इंग्लिश को आगे कर देना है। इंग्लिश का टीचर होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप इंग्लिश को प्रमोट करते रहें और अपनी मातृभाषा को छोड़ दें। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस समझाएंगे, लेकिन साथ में ये भी समझाएंगे कि हिंदी भी उसको साथ लेकर के चलना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारी पहचान है। रही बात इंग्लिश की इंपॉर्टेंस की, तो बहुत तरीके हैं बताने के, समझाने के। जैसे उसमें कई बार आपको थोड़ा सा लीक से हट के डिस्कस करना होता है। जैसे मुझे याद है कि 11th की एक क्लास में एक दिन मैं, न तो मैंने ग्रामर पढ़ाया न तो मैंने लिटरेचर पढ़ाया, मैंने उन लोगों को डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन समझाए कि डॉक्टर जब दवा लिखते हैं तो कैसे दवाओं के को खाने के तरीके को वो शॉर्ट फॉर्म में मेंशन कर देते हैं उस पर। हाँ, क्या रीजन है कि एक आम आदमी डॉक्टर की पर्ची देखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि दवा कौन कितने टाइम खानी है, सुबह दोपहर शाम खानी है, सुबह शाम खानी है, जरूरत पड़ने पर खानी है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट्स हैं उसको रजिस्टर कहा जाता है। जो शॉर्टकट्स हैं वो सिखाया मैंने उनको। या कई बार ऐसा होता है कि मैं क्लास में डिस्कस कर देता हूँ कि जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं, नॉर्मली हम क्या बोल देते हैं डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट बोल देते हैं ना। जो हार्ट का डॉक्टर है हार्ट स्पेशलिस्ट, हाँ, जो बच्चे का डॉक्टर है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आंख का डॉक्टर है आई स्पेशलिस्ट। इसके लिए सबके लिए पर्टिकुलर टर्म्स हैं।
वो जानने से कैसे आप थोड़े अलग हो जाते हैं। आप आई स्पेशलिस्ट की जगह पर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं तो कैसा समझ में आता है। आप हार्ट स्पेशलिस्ट की जगह पर अगर कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं तो कैसा लगता है। आप पेडियाट्रिशियन बोलते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जगह पर तो कैसा लगता है। या जो मैंने बताया वो कि दवा का प्रिस्क्रिप्शन। अब ये चीज ऐसी है कि ये कभी ना कभी हर कोई बच्चा अपनी लाइफ में वो इस चीज से गुजरेगा। चाहे वो बीमार पड़े, चाहे उसके घर का कोई बीमार पड़े, दवा की पर्ची सामने आएगी तो उसको ऐसा नहीं लगेगा ना कि तो डॉक्टर की पर्ची है तो मुझे आती नहीं समझ में। उसमें यस जो सर। शॉर्टकट्स यूज होते हैं, खास करके वो लैटिन फ्रेजेस हैं, उनके शॉर्टकट्स यूज होते हैं। उसमें वो कुछ दो दो या तीन तीन अल्फाबेट्स का यूज करके शॉर्टकट में वो लिख देते हैं डॉक्टर्स। तो समझाने की ये जरूरत है कि इंग्लिश आपको पढ़ना इसलिए केवल जरूरी नहीं है कि आगे चल करके आपको एमएनसीज में काम करना है। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, केवल उसके लिए नहीं, केवल अंग्रेजी की गुलामी करने के लिए नहीं। आज का जो दौर है, दिस इज द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन। और आज की ज्यादातर इंफॉर्मेशन आप देखेंगे, कहा जाता है इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी। आप गूगल पर सर्च करें किसी चीज के बारे में, चूंकि गूगल गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, यूट्यूब हो, सबका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका से चीजें निकल करके आई हैं, तो ज्यादातर चीजें इंग्लिश में अवेलेबल है वहां पर। ज्यादातर अच्छी मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लेवल पर। कई देश के लोग जो है उस तरह से पब्लिश कराते हैं चीजें। तो लैंग्वेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज ऑफ लाइब्रेरी। इवन मैंने कहा डॉक्टर्स के बारे में, इवन दवाइयां आप जब खरीदते हैं, कंपोजिशंस आप पढ़ते हैं। हाँ, केवल आज के समय में प्रधानमंत्री जन औषधि से कोई दवाई खरीदेंगे तो उसमें भी आप केवल प्रधानमंत्री जन औषधि करके ही कुछ टर्म्स उसमें है, वो दवा हिंदी में लिखी हुई मिलती है, बाकी सारे कंपोजिशन इंग्लिश में होते हैं लिखे हुए। आप बात करें हमारे देश में कोई भी जजमेंट आता है, देश स्तर पर कोई कानून बनता है, या कानून की बात तो नहीं करूंगा, कानून तो खैर हिंदी में भी उसमें होता है ट्रांसलेशन में। जजमेंट की बात करें तो वो भी खास करके पूरी तरह से इंग्लिश में ही आता है, भले बाद में उसका लोग ट्रांसलेशन कर लें। इवन हम इस देश में हैं जहां मनाने को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि आप अच्छे एग्जाम्स अगर देते हैं तो उसमें ऊपर लिखा होता है, अगर कोई पेपर आपका दोनों भाषाओं में या एक से अधिक भाषाओं में अवेलेबल है तो उसमें लिखा होता है कि दो भाषा में कहीं डिस्क्रिपेंसी होती है तो इंग्लिश वाले वर्जन को सही माना जाएगा। तो इस तरह से ये जरूरतें समझ में आती है। जब तक आप बताएंगे नहीं कि कुछ और बनाए ना बनाए, अच्छी नौकरी दिलाए ना दिलाए, दिस लैंग्वेज मेक्स यू स्मार्टर। आज के समय में आपको ये भाषा स्मार्ट बनाती है। आप इंफॉर्मेशन को फिच कर लेते हैं बहुत आसानी से, चीजों को समझ लेते हैं। जैसे इवन अगेन मेडिकल की बात करें, आप कोई टेस्ट करा रहे हैं, कोई रिपोर्ट आ गई, अब पता चले उस, भले आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते हो या आपने अच्छी पढ़ाई की हो लेकिन इंग्लिश की बहुत अच्छी जानकारी आपकी नहीं है, तो आप रिपोर्ट को समझने के लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने से पढ़ करके अपने से ही दवा लिख लें, आप दवा ले लें, लेकिन कम से कम रिपोर्ट देख कर समझने तो आएगा। अगर आपको भाषा आती है तो लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होगी आपको इन्फॉर्मेशन गेन करने में। तो जब तक किसी चीज की प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आप बात नहीं करेंगे, तब तक उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी नहीं। क्या आप ये बात है सर, बताया बहुत जाएगा। बढ़िया। खास करके मैं ये बोलता हूँ बच्चों से, क्योंकि ये बड़ा आयरॉनिकल है कि मैं खुद कहता हूँ कि मुझे टीचिंग बहुत, मुझे प्रोफेशन बनने की जरूरत नहीं, लेकिन जब भी मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ तो टीचिंग की बात पहले करता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि सपोज अगर आपको टीचर बनना है तो आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको जो है विद्यार्थी मिलेंगे पढ़ाने को, यानी उसका स्कोप सबसे ज्यादा होगा। अगर आप कोई साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको साइंस के विद्यार्थी मिलेंगे। अगर आप कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस का सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, तो आपको साइंस के विद्यार्थी मिलेंगे पढ़ाने को। अगर आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लेते हैं, आप अकाउंट्स लेते हैं, आप इकोनॉमिक्स लेते हैं, इकोनॉमिक्स कल आर्ट्स में भी आ जाता है, तो आपको कॉमर्स के विद्यार्थी मिलेंगे। आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिंदी वगैरह पढ़ते हैं, उसमें भी खैर साइंस के कुछ बच्चे मिल जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह की बात करें तो वहां पर आर्ट्स के बच्चे केवल मिलेंगे। इंग्लिश इज द ओनली सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ते हैं तो आपको तीनों विद्यार्थी मिलेंगे, क्योंकि साइंस वाले को भी इंग्लिश की जरूरत है, कॉमर्स वाले को भी जरूरत है, और आर्ट्स वाले को भी। एटलीस्ट ट्वेल्थ तक तो जरूरत है ही, ट्वेल्थ के बाद भले ही चीजें बदल जाएं।
तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्कोप किसका हुआ? या तो हिंदी या तो इंग्लिश। और हिंदी में स्कोप ज्यादा है जरूर, लेकिन भीड़ भी ज्यादा है। क्योंकि भाषा है हमारी हिंदी, ज्यादा लोगों को अच्छे से समझ में आती है, ज्यादा लोग जाते हैं वहां पर, भीड़ वहां पर अधिक है। तो स्कोप कम हो जाएगा। जब आपको ज्यादा लोगों के बीच में कॉम्पीट करना रहेगा तो स्कोप आपके लिए कम हो जाएगा ना। जब लोग कम रहेंगे, आप अच्छे से compete कर जाएंगे, आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। एक तो ये है। बाकी एवरीबडी नोज, चाहे आप बीटेक करें, चाहे आप एमबीबीएस करें, या कोई आप एमबीए वगैरह करें, आपको एक पर्सनालिटी का कोर्स करना होता है बाकायदे। आप देखोगे आईआईटीज में साइंस के हर सब्जेक्ट के अलावा एक कम्युनिकेशन का टीचर होता है, वो इंग्लिश वाला ही होता है, जो कम्युनिकेशन सिखाता है आपको। आपको सिखाता है कि आपको इंटरव्यू में कैसे जाना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स होता है, उसमें भी इंग्लिश को फोकस किया जाता है। यस सर, ये सारी मैंने बातें भी हैं। लिया था अभी कॉलेज में, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताया गया, बस एक थ्योरी कम्युनिकेशन क्या है, सीख कितने प्रकार के होते हैं वगैरह वगैरह। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से 12वीं तक इंग्लिश नहीं पढ़ा है, चूंकि हम लोग आमतौर पर क्या होता है कि हम लोग केवल बस एग्जाम पास करने के लिए पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद अगर हम बीए में इंग्लिश पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में। जैसे अभी मुझे मिला था लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। तो क्या अगर कोई 12वीं तक ठीक से नहीं पढ़ा हो और अब शुरू करना चाहता है, तो क्या ये संभव है? आप कुछ आगे कर सकते हैं? अ, पहली बात तो कि संभव शब्द काफी प्रबल है। अब इसको बोलिए कितना कठिन है। हाँ। संभव तो हर कुछ होता है, कहा जाता है जी। ना, जब जागो तभी सवेरा। जी। तो अच्छे से नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, जब जगह तभी सवेरा, जब उसका मन किया पढ़ने का, जब करना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उसके लिए कुछ ऐसा कंपल्शन है कि आपका हाई स्कूल में उस हिसाब से होना चाहिए, इंटर में वैसा होना चाहिए। आपने सब्जेक्ट नहीं भी लिया, हालांकि ऐसा है नहीं। अभी जिस तरह से चीजें हैं, इवन जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो भी ये कंफर्म कर देती है कि आपको किसी न किसी लेवल पर पढ़ना ही पड़ेगा। हम लोग जिस लेवल के विद्यार्थी रहे हैं, हम लोगों ने इंग्लिश पढ़नी शुरू की क्लास 6th में। अब तो बच्चे प्राइमरी या नर्सरी लेवल पर ही शुरू कर देते हैं। तो अब वो यस। दौर नहीं रहा कि आप बिना इंग्लिश को लेकर के आप आगे जाएंगे। जिस तरह से त्रिभाषा सूत्रीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि आपको एक लेवल तक जाने पर आपको 3 भाषाएं पढ़नी ही पढ़नी है, तो उसमें इंग्लिश आ ही जाती है। तो आप चाहे ना चाहे आपको पढ़ना होगा, तो एक सब्जेक्ट के रूप में वो तो रहेगा ही। और अगर आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, आप ग्रेजुएशन में आपको मन किया कि आपको इसमें करियर बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी अच्छी बात यह भी है कि इसके साथ खास करके टीचिंग में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। जैसे हिंदी में अगर आप यूपी में बात करें, तो यूपी में अगर आपको टीजीटी बनना है या पीजीटी बनना है, टीजीटी का मतलब जो 6 to 10 का टीचर होता है, पीजीटी का मतलब जो 11 12 का होता है, तो वहां पर ग्रेजुएशन और पीजी के अलावा भी, जैसे अगर आपने पीजी में किया है हिंदी से, तो आपके ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ टीजीटी बनना चाहते हैं, तो आपके 12th में होना चाहिए। इस तरह की कंपल्सन है हिंदी में, वो भाषा होनी जरूरी है। इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश में केवल ये होता है कि अगर आपको टीजीटी इंग्लिश बनना है, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन सीधे लिखी है कि आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपको पीजीटी बनना है तो ऑब्वियस है, उसमें तो होता ही है कि आप पीजीटी नॉर्मली। हालांकि फिर वही बात करूंगा मैं, ऐसा भी होता है कि ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश नहीं लिया, आपने किसी एक सब्जेक्ट से एमए किया, बाद में आप केवल इंग्लिश से भी एमए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अभी डीयू में, जैसे अभी मैं डीयू में हूँ सर, तो हमारे यहाँ 2 सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है और 2 सेमेस्टर इंग्लिश हिंदी। उसके बाद हम्म। हमारा मतलब ये हम पर निर्भर करता है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ऐसा है हमारे यहाँ सर। हाँ हाँ। हम्म। तो डीयू का जो तरीका है ना, वो बड़ा अच्छा है। और इस हिसाब से इवन दिल्ली में जो वैकेंसीज आती हैं ना, जी। उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और जगहों पर तो कंपल्सन हो जाता है कि 3 साल तक होना चाहिए, या कम से कम 2 साल तक होना चाहिए। दिल्ली में जब कोई वैकेंसी आती है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। यस सर। बस ये होता है कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जी सर। हालांकि नई एजुकेशन पॉलिसी जिस हिसाब से आई है, चीजें बदल गई हैं, कोर्सेज करने के तरीके बदल गए हैं, कभी कोई आप सब्जेक्ट नया ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से आने वाले समय में जो क्राइटेरिया होगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी हर एग्जाम की या हर जॉब की, वो भी बदलेगी, लेकिन हाँ, समय लगेगा। यस सर।
सर एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है, थोड़ा सा हम उनका पढ़ के आपसे पूछते हैं सर। अ, हाँ, बोलिए। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। सर जैसे हम इंग्लिश अगर ग्रामर की बात करें तो हम ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे अच्छी किताबें कौन सी है, क्योंकि तमाम प्रकार की बुक हैं जो लोग सजेस्ट करते हैं। तो सर आप एक अनुभवी, आप सर एक एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, तो आप हमें क्या कोई कुछ किताबें बताइए जिसके माध्यम से हम ग्रामर को पढ़कर अपनी मतलब वो बोलने में भी काम आ जाए और साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी कर पाए अ, आज के लिए। वैसे किताबें तो कई सारी हैं, जी। लेकिन जो नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ अपने विद्यार्थियों को, इवन कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि जो बेसिक लेवल की चीजें हैं उसको अगर बेस्ट करना है तो बेस्ट किताबों में नाम आता है रेनन मार्टिन की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर की। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर करके वो बुक आती है, जी। लाल रंग की किताब आती है, रेनन मार्टिन। इवन हायर लेवल पर भी जब लोग पूछते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आंसर में ग्रामर की किताब में ये नाम जरूर आए एक बार। उसके अलावा एक एसपी बख्शी की किताब आती है, या जो बच्चा थोड़ा, अगेन जिसको इंग्लिश को थोड़ा हिंदी में समझना है उसके लिए वो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर की किताब ले सकता है, आर के सिन्हा की वो किताब है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे स्तर की तो नहीं है, लेकिन हाँ बेहतर है, मतलब जो शुरुआती लर्नर्स हैं उनके लिए बेहतर है वो किताब। बाकी कंपटीशन के दृष्टिकोण से जो चीजें मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें तो रेन मार्टिन पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर मैं बोलता हूँ एक अशोक कुमार सिंह की बुक है, द मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। वो ग्रामर को क्वेश्चंस के थ्रू, एरर्स के थ्रू कि कहाँ कहाँ हम एरर करते हैं, उसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वहां पर अवेलेबल हैं। बाकी किताबें तो बहुत सारी मार्केट में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक लेवल की चीजें यहाँ से हो जानी चाहिए। और रही बात कंपटीशन की तैयारी की, तो अलग अलग जगहों से जो प्रैक्टिस के सेट्स मिलते हैं उनको लेकर के अगर आदमी सॉल्व करे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी समय के साथ। ये सर सर एक बहुत अहम सवाल है कि चूंकि एक आजकल चूंकि ऑनलाइन का सर युग है, तो आजकल चूंकि एक पता नहीं ये सवाल करना चाहिए कि नहीं। जैसे अगर आप पढ़ाते हो क्लास में तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब हम लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चीज़ पहले से पढ़ के आ चुके होते हैं, या फिर जैसे ही आप कुछ पढ़ा रहे हैं तुरंत बच्चा ऑनलाइन सर्च कर लिया। तो ऐसे स्थिति में सर आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती होंगी, क्योंकि आप जो पढ़ाने वाले होंगे हो सकता है वो बच्चे पहले ही पढ़ के आ जाएं। आ, कई बार होता है सर, तो फिर थोड़ा मैं सवाल ठीक से रख नहीं पा रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया। जी। वैसे आपका जो ये सवाल है ये मेरे लिए एक दिवा स्वप्न की तरह है, इसलिए क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ करके आए, लेकिन वो आते ही नहीं। ओ, मुझे मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसे चैलेंजिंग बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हों जो जब तक मुझसे ऐसे क्वेश्चन करें कि मुझे पढ़ना पड़े फिर से। क्योंकि एक टीचर जो होता है, टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। और अगर वो टीचिंग के थ्रू उसकी लर्निंग कमजोर पड़ रही है या उसको लर्निंग करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही, तो समझ लीजिए कि उसका डिग्रेडेशन हो रहा है। तो जरूरत है ऐसे बच्चों की जो पढ़ के आए। रही बात ऑनलाइन सर्च करने की, तो विद्यालय स्तर पर तो मोबाइल वगैरह अलाउ किया नहीं जाता है, तो उस समय तो वो नहीं करेंगे सर्च, बाद में वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तो बोलता हूँ कई बार ऐसा होता है, कुछ टॉपिक को लेकर के, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़े परेशान होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पर कुछ दिया है कहीं पर कुछ दिया है। जैसे इवन मैथ्स की बात अगर करें, मैथ्स में के क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा जो है विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसको टीचर अलग तरीके से समझा रहे हैं, और कोचिंग में कोई टीचर है वो अलग तरीके से समझा रहे हैं, बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। तो ऐसे में वो क्या करे? तो ऐसे स्थिति में सलाह ये दी जाती है, मैं स्पेशली बोलता हूँ बच्चों से, कि आप अगर दो जगह से कंफ्यूज हो रहे हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, आप देखिए उसमें कौन सा तरीका दिया हुआ है।
क्योंकि वो एक सही फॉर्मेट अवेलेबल कराएगा आपको, सही तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजें समझाई गई रहती हैं उसमें। तो आप, ये क्वेश्चन आपका जो रहा, वैसा चैलेंज तो मेरे सामने आया नहीं, और अगर आएगा तो मुझे खुशी होगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि कभी बच्चा कुछ ऐसा पूछ दे जो आपको नहीं आ रहा हो, या एक आध स्टेप आगे निकल जाए बच्चा आपसे, तो इसमें बुरा क्या है? इसमें तो खुश होना चाहिए कि यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। और इन केस कभी ऐसा चैलेंज आ जाए कि बच्चे ने कोई ऐसी बात पूछ दी, ऐसा कोई टॉपिक दे दिया जिसके लिए आप तैयार नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि बेटा इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। ऐसा थोड़ी है कि वहां पर आपको जज किया जा रहा है बैठ करके, या बच्चा जा करके गांव में घूम घूम के कह देगा कि सर से पूछा, सर को तो आया ही नहीं। यस सर। खास करके इंग्लिश के टीचर्स के सामने मैं बताऊं आपको, बड़ा चैलेंज होता है। बच्चे वर्ड मीनिंग्स पूछते हैं, है ना? कुछ यस सर। खास करके उनके आसपास कुछ ऐसे सो कॉल्ड बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोग होते हैं जो कहते हैं जाओ अपने अंग्रेजी वाले टीचर से पूछ करके आना। तो ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। समय ने काफी हेल्प की है, टेक्नोलॉजी ने काफी हेल्प की है। पहली बात तो ये एकदम स्पष्ट कर देना है सबके सामने कि कोई भी इंग्लिश टीचर हो या कोई भी सब्जेक्ट टीचर हो, वो डिक्शनरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में हजारों लाखों वर्ड्स हैं, तो कोई एक इंसान है, उसको वो सारे वर्ड्स याद रहें, उसकी मीनिंग याद रहे, कोई जरूरी नहीं। कोई कंपल्शन होना भी नहीं चाहिए। रही बात योग्यता साबित करने की, तो योग्यता साबित करके ही कोई इंसान उस लेवल तक पहुंचा है जहां पर वो पढ़ा रहा है, जहां उसकी नियुक्ति हुई है। ऐसा तो है नहीं कि केवल उसका चेहरा देख करके उसको भर्ती कर लिया गया। तो वो योग्य तो है ही, तभी वहां पहुंचा है। रही बात आने न आने की, इन केस एक तरीका तो ये है कि आप खुद देख के बाद में बता दें, या दूसरा तरीका ये है कि बेटा ऐसे क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको गूगल दे दे, जिसको बोलते हैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ना व्हाट वाले क्वेश्चन, वेयर वाले क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन पूछ करके टीचर से, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जरूरी है पूछना जिसका उत्तर आपको आसानी से गूगल से मिल जाए। आपको टीचर से वैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो, जिसका सही या सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको गूगल ना दे पाए, यूट्यूब ना दे पाए। खास करके हाउ वाले क्वेश्चन, वाई वाले यस क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। सर, लेकिन जैसे अभी आप आजकल बीच में ऐसा भी आ गया है कि क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन हो, आजकल जो एआई है सर, चैट जीपीटी जिसको बोलते हैं, वो ऐसा कोई हम्म, सवाल ना हो जिसका वो जवाब ना देता हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में टीचर के लिए कुछ खतरा साबित हो, या ऐसा मतलब अ, सवाल को लेकर के कोई पूछे ही ना। पहली बात तो ये है कि चैट जीपीटी एआई दोनों सेम नहीं है। चैट जीपीटी एक प्लेटफॉर्म है एआई का। यस सर। एक कंपनी ने इसको लॉन्च किया है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। चैट जीपीटी उस हिसाब से आंसर करता है। जी। लेकिन आपने जो प्रश्न किया उसी से मैं एक आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ कि चैट जीपीटी आपके क्वेश्चन की जिस तरह से आंसर देता है, क्या उसके सारे आंसर आपको समझ में आते हैं? सर जैसे कि मैंने यूज किया है, तो हम जैसे उसको निर्देश देते हैं उस प्रकार से उस जवाब देता है। अगर हम जैसे मैं एक बार अपना असाइनमेंट बना रहा था, तो मैं उस पर लिखा कि चूंकि मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे एक असाइनमेंट बनाना है इंग्लिश में, मेरी बनारस की यात्रा। तो वो मुझे चूंकि पता नहीं था कि हम कैसे लिखें, तो उसने बताया कि आप ब्लाइंड है, आप अपने तरीके से लिखिए। तो फिर हम बोले कि अभी भी मुझे नहीं मतलब नहीं समझ में आया, एक मुझे बच्चा मान कर बताइए। तो सर और सरल कर लिया, तो मतलब जैसे हम सवाल करते हैं वैसे बताता है सर ये। तो ये मेरा अनुभव रहा बिल्कुल। है सर। जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ये तो चीज हो गई कि आपने उसको एक टास्क दिया, उसने कंप्लीट कर दिया ना। जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहली बात, जो टीचर है, टीचर से आप टास्क कंप्लीट नहीं करवाते। कुछ देर पहले मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने कहा कि टीचर से आपको कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, हाउ और वाई वाले क्वेश्चन। और वाई वाई। जैसे जी। मान लीजिए कि आप ऐसे कुछ हाउ या वाई वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे, आज करके देखिएगा। कई बार ऐसा होगा कि वो जब आंसर करेगा तो आंसर तो वो देगा, मैं नहीं कहता कि उसके पास आंसर नहीं है। जी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आंसर आपको मिलता है लेकिन वो आंसर ही समझ में नहीं आता। जी। जैसे कई बार क्लास में नहीं होता है कि टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है आपको, तो पढ़ा रहा है ना, तो एक तरह से हाँ। आंसर ही है, सारे सारे जी। फैक्ट ही हैं।
लेकिन क्या वो सारे फैक्ट जैसे वो पढ़ाता टीचर सब कुछ समझ में आ जाता है? नहीं सर। नहीं आता है, कुछ चीजें रह जाती हैं। जी। तो वो चीजें रह जाती हैं तो आप टीचर से एक बार फिर पूछ लेते हैं कि सर ये यहाँ नहीं समझ आया, फिर से कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चैट जीपीटी जैसी चीजें जो है वो टास्क कंप्लीट कराने के लिए तो बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन बहुत से ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर वो देगा तो शायद कभी ऐसा हो आपको कि सारी बातें अच्छे से समझ में न आए। हाँ, यस सर। एक चीज है कि अब चूंकि उसको एक दिमागी मस्तिष्क के एक सब्स्टिट्यूट के रूप में लिया जाता है एआई को, तो एआई कहीं ना कहीं नॉलेज देने के नाम पर तो सब्स्टिट्यूट कर सकता है टीचिंग को या टीचर को। यस सर। लेकिन और जो सारी चीजें हैं, जो एक क्लासरूम की बात है, जो एक फिजिकल जो है गैदरिंग की बात है, ऑफलाइन क्लास का जो एक्सपीरियंस है, वो प्रोवाइड नहीं कराएगा वो। आप सर ये ध्यान दीजिए। हाँ। जैसे मैं कंप्लीट करता हूं अपनी बात। ओके सॉरी। आप जब ऑनलाइन कोई चीज सर्च करते हैं या किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, आप एआई से, चैट जीपीटी से बातें करते हैं, तो ये ध्यान दीजिए कि वहां आपका अटेंटिव रहना पूरा कंपलसरी है। वो बिल्कुल सर। जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे, वो आपको समझाएगा नहीं, वो नहीं कहेगा कि कुंदन समय से जग जाया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो। वो तब करेगा जब आप उसको ऑन करेंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मशीन जो है, हालांकि अब उसमें भी फिर वही बात आ जाएगी कि आप एआई में सेटिंग लगा दीजिए, आप जो है उसको बोल दीजिए कि मुझे इतने बजे जगा दो। हाँ, तो अलार्म आ, उस ढंग से बज जाए और आपको जगा दे, तमाम चीजें। लेकिन अगेन वो सारी बातें आपके इंस्ट्रक्शन पर चलेंगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो टीचर वाला काम कर रहा है। आपने क्या यस। किया, आपने खुद को टीचर के स्थान पर रख लिया ना, जी। क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं उसको। यस सर। टीचर वाले लेवल पर ये नहीं होता कि टीचर को आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, टीचर आपको देता है इंस्ट्रक्शन। जी। सर जैसा कि मैं एक बार देखा था वहाँ पंजाब या हरियाणा में, वो क्लास में रोबोट पढ़ा रहा है। और दूसरा कि आज तक पे एआई आके न्यूज़ सुना रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो आगे चल के कि टीचर के स्थान पर रोबोट को क्लास में लगा दें या ऐसा कुछ। इसका अंदेशा लगाते हैं लोग। जी। और इसमें आप पूरी तरह से डिनाई कर भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। खास करके जब सरकारें चाहती हों कि नौकरियां कम से कम देनी पड़े, तो अगर ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो लोग करेंगे। आ, हो सकता है, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। जॉब्स कम हो रहे हैं समय के साथ, और लेकिन यही है कि जब आप सब कुछ मशीनों को सौंप देंगे, तो यहाँ पर बात वो मुझे याद आती है। बाइक चलाने के विषय में किसी ने मुझे कहा था एक बार कि जब आप 40 तक चलते हैं, जब आप बाइक चला रहे होते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप जा रहे हैं, जब तक आप 40 तक चल रहे होते हैं तब तक बाइक को आप कंट्रोल करते हैं। 40 के ऊपर आप जाएंगे तो फिर बाइक आपको कंट्रोल करेगी। मतलब स्टीयरिंग आपने किसी और के हाथ में दे दिया। यस। तो मशीनों को सब कुछ अगर आप सौंप देंगे, तो नो डाउट स्टीयरिंग किसी और के हाथ में चली जाएगी। यस सर। तो इंसान जो है शुरू से बड़ा कंट्रोलिंग नेचर का रहा है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है इंसान को द मोस्ट डेंजरस एनिमल एवर फाउंड ऑन द अर्थ, क्योंकि हमारे में वो एक जन्मजात क्वालिटी होती है कंट्रोल करने की। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे, और यही रीजन है कि खूंखार से खूंखार जानवर को पकड़ करके चिड़ियाघर में बंद कर दिया इंसान ने। यस सर। तो अब वो इंसान, अगर उसको गवर्न होना पड़ जाए किसी रोबोट से, तो वो कितना सहन करेगा, क्योंकि रोबोट तो उसी ने बनाया है। सर बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत कुछ बातें हुई। और मुझे उम्मीद है कि जब भी हम आपको याद करें तो आप हमें बहुत कुछ मतलब सिखाएंगे सर। और चूंकि अब हमारा समय भी हो चुका है, और जूम पे यहाँ पे सर एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि अब ये एक मतलब सर समय भी अब होने वाला है। तो सर आज के लिए मुझे लगता है कि हमें छोड़ना चाहिए। बाकी सर आपसे बिल्कुल यही बिल्कुल। सर आपसे यही मतलब आग्रह है सर कि जब भी हम सर हमें किसी भी प्रश्न को लेकर के कोई दिक्कत हो सर, तो हमें आए और सर जो भी हमारे मन में जिज्ञासा है सर, उनका समाप्त करें सर। क्योंकि उनका समाधान करें, ठीक है। यस सर।
समाधान करें। बिल्कुल, मेरी कोशिश रहेगी, जब जब समय रहेगा मेरे पास, मेरी जी। कोशिश रहेगी कि मैं आपको समय दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद वाह, सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर वास्तव में आप जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं सर, मुझे तो लगता है कि सर आपको सर यूट्यूब पे आके और हमें पढ़ाना चाहिए। और चूंकि जिस प्रकार से आप व्याख्या कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं एक हिंदी में क्या आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और एक फ्लो सर आपका है, तो मुझे लगता है कि आपसे बहुत कुछ लोग सीख पाएंगे। क्योंकि हम कल कई लोगों के साथ ये वीडियो शेयर की तो लोगों का फीडबैक बहुत सकारात्मक आ रहा था सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ओके सर। ठीक।